हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेवल 7 एंट्रेंस टेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ चार्जमैन 2 नोटिफिकेशन CM1/2023 पर चर्चा करने के लिए सारे लोग हम लोग उपस्थित हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और जो स्टूडेंट जो लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं वो इंडियन नेवी का जो एक साइट है www.joinindiannavy.gov.in इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उसके अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें हम लोग मूल बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस किस बातों पर ज़्यादा गौर किया जा सकता है ना, ताकि हमको फॉर्म भरने में फिलअप करने में गलती ना हो, लेट ना हो। ये जो फॉर्म आया है ना, बिल्कुल ऑनलाइन है ना। इसमें हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन कोई चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आया है वो किन के लिए है और किस किस हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है। जैसे एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in द पोस्ट ऑफ चार्जमैन 2। Selected candidate will have served the unit under the administrative control headquarter Western Naval Command Mumbai, headquarter Eastern Naval Command Visakhapatnam, headquarter Southern Naval Command Kochi and headquarter Andaman and Nicobar Command Port Blair. Indian Navy reserved to write the post of candidate to place any place in the India depending upon the organizational require consider and candidate are advised to read the complete advertisement carefully before the filling application। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट कि जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार सारा नोटिफिकेशन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। अभी हम लोगों ने बात किया ये जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली क्या है, हम लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग का ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए है ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है, जिसकी संख्या के बारे में हम लोग ना देखेंगे बाद में कि इसमें कौन कौन सी संख्या जो है वो आ रही है किन के लिए। तो पहले हम लोग ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड के अंतर्गत यहाँ पर जो ट्रेड का नाम आ रहा है, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं, अगर आपका वो इंटरेस्ट क्षेत्र है, आपका वो रुचि वाला क्षेत्र है, तो आप उसमें जा करके इस PDF को डाउनलोड करके उसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं उनको चेक करते हैं। अगर एक एक करके हम लोग सारे के ट्रेड को पढ़ें और उनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन और सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑफ वैकेंसीज है ना, इसके बारे में बात करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो आप लोग खुद ब खुद जा करके थोड़े बहुत जो है वो इस तरह की जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से ट्रेड हैं यहाँ पर। सबसे पहला है हम लोग का इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंतर्गत जो आता है ना, ये है हम लोग का सबसे पहला है हम लोग का इलेक्ट्रिक फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, गायरो फिटर, रेडियो फिटर। उसके बाद हम लोग का आ जाता है, एक एक करके पढ़ दे रहे हैं, रडार फिटर, सोनार फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, कंप्यूटर फिटर, वेपन फिटर, बॉयलर मेकर, इंजीनियर फिटर, फाउंडर, GT फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर, मशीनिस्ट, मशीनरी कंट्रोल फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC फिटर। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप के अंतर्गत आएगा प्लाटर, वेल्डर, शिपराइट, लेगर, रीगर, शिप फिटर, मिलराइट, आइस क्रेन, पेंटर, सिविल वर्क एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप के अंतर्गत आएगा। PPN के अंतर्गत भी हमारे पास है। इसमें से हम लोग देख रहे हैं टोटल वैकेंसीज जो है वो 372 है ना। अगर आप इसको एक एक करके जिस आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप देख लीजिए कि आपका वैकेंसी है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग का कुछ एब्रिविएशन है, शब्द संक्षेप है।
जो पुराने लोग जो हैं वो जानते हैं, और नए लोग जो है एक बार इसको प्रिंट निकाल करके देख लीजिए, ताकि आने वाले वैकेंसीज़ में आपको कभी किसी तरह का सामना करना ना पड़े, दिक्कत के सामना करना ना पड़े। आप यहाँ से यहाँ तक इसको ले सकते हैं। ये सब जितने भी है वो अब्रिएशन है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या प्रिंट निकाल करके इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन की ओर। रिजर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं रिजर्वेशन फॉर द ST/SC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट एंड EVS कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इसको और डिटेल में हम लोग अभी जाएंगे और उसको देख लेंगे। एज लिमिट पहले बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या चीज़ है। कैटेगरी SC और ST के लिए 5 इयर्स का अपर एज में रिलैक्सेशन है। OBC के लिए हम लोग का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है एज में। उसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल एंड ST/SC के लिए 15 साल है। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है ना। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी 5 साल है ना, जो सेंट्रल पेंडेंट इस तरह से है ये। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। अगर कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ आपकी सबकी कैटेगरी है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट इज अंडर, है ना। तो जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, है ना, PW के अंतर्गत आते हैं, PWBD के अंतर्गत आते हैं, ESM के अंतर्गत आते हैं, तो सबका आपका अपना अपना जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा, जो रिलेटेड जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके द्वारा वो निर्गत होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? डिग्री इन साइंस विद द फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अर्थात आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो आप जो डिप्लोमा DE कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या होना चाहिए? आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वो, द अप्लीकेंट विद द हायर क्वालिफिकेशन में कंसिडर प्रोवाइड द that they are possession of the one of the requisite essential educational qualification is mentioned above is per their decision to the competent authority। तो जो हम लोग का competent authority है उन्हीं के द्वारा क्या हो जाएगा, ये आपको डिसीजन होगा कि जिनका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है ना, उनको क्या किया जाए, है ना। अब हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड जॉब प्रोफाइल इन ब्रीफ, तो यहाँ आप लोग का जो ब्रीफ में दिया गया है कि आप लोग को क्या क्या काम करना है, किस क्षेत्र का काम करना है। तो जनरली हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर्स एंड शॉप फॉरमैन the chargemen in the respective trade in the required to undertake the repair of the rift of the ship and submarine equipment and structure both on board and in the floor. He or she has to maintain plant and machinery at the shop floor। कहने का अंतर्गत है कि जितने भी मशीन है ना, हमारे पास एयरपोर्ट है, शिप्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट के जिनका हम लोग नाम लिए उनका वहाँ पर काम होगा। और अब हम लोग आ जाते हैं रिम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन, है ना। तो इसमें आप लोग का पे स्केल क्या है ना, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे अभी, है ना। उसके बाद आता है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर्म भरने के लिए, कि इसमें हम लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो 15 मई 2023 से शुरू हो रहा है ना, और हम लोग का ख़त्म हो रहा है 29 मई 2023 को 23 आवर में, 2300 आवर से कहने का अर्थ है कि 11 बजे लगभग रात को हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जितना जल्दी फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, जैसे पोर्टल खुल जाता है आप फॉर्म भरिए, है ना, क्योंकि फॉर्म भरने में आप लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि आपको अननेसेसरली कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अब इसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ
अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इसमें ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस किस तरह से हम लोग को अप्लाई करना है। Candidate must have satisfied to themselves before applying about their eligibility for the post. Candidate therefore urged to carefully read the advertisement and complete the application form. Submit the same as per the instruction and avoid the rejection letter. तो आप लोग को पहले ही कोशिश करना है कि आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम्प्लीटली एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो बाद में आप रिजेक्शन के हकदार हो जाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही अच्छा से पढ़ ले। तो कैंडिडेट को चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही इस साइट पे जाए और इस साइट पे जा करके वो क्या करे, अपना जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद क्या कर ले, उसको अच्छे से पढ़ ले, है ना, अच्छे से समझ ले। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर से, अपने सीनियर से पूछ ले या अन्यथा इस कमेंट बॉक्स में पूछ ले, आपको वहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो एक तो आप लोग को बता दिया गया है कि आप जिस अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सारे के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जितने भी सर्टिफिकेट की कॉपी है, आप जिसका छूट चाहते हैं उसको आना चाहिए, जैसे EWBS, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। और जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ की गिनती होगी वो आप लोग का मेट्रिकुलेशन से होगा, है ना। अगर आप PWD के अंतर्गत आते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। अब हम लोग एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करें। सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आएगा, तो बाद में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, फिर से हम लोग प्रिंट ले सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड करना है और फिल्ड करने के बाद हम लोग को फ़ी जो है वो जमा करना है। और फ़ी जब आप जमा करेंगे, हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में कि इसमें फ़ी कितना है। तो यहाँ पर फ़ी जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, हम लोग का ये फॉर्म भरने के लिए है ना। और आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग को कोई भी कॉपी जो है वो नेवी को सेंड नहीं करनी है। एडमिट कार्ड जो आएगा आपका साइट पे, है ना, जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, है ना, वहाँ पर जो है वो आएगा। अब आप लोग के मन में एक संदेह होगा कि क्या हम लोग अलग अलग पोस्ट के लिए क्या अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग फॉर्म जो है वो नहीं फिल कर सकते, हैं ना। यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन कम्प्लीटली इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली, है ना। तो कैंडिडेट को पूरा फॉल ये चाहिए, है ना, और उनको चाहिए कि आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं वो सेम शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम ना हो। इस तरह से आप लोग ये फॉर्म जो है वो कर सकते हैं। ही विल बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ वन पोस्ट एज पर चॉइस, है ना। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे कि वो अपीयर होंगे कि कौन पोस्ट में हमको जाना है या नहीं जाना है ना। लेकिन एक ही बार एक ही पोस्ट में हम लोग को जाना है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात हम लोग कर लें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी की जो बात आती है, एप्लीकेशन फ़ी जो है 278 रुपीज़ है, 278 रुपीज़ है। और इसमें आप लोग का प्रोसेस फ़ी है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है हम लोग का कम्प्लीटली ऑनलाइन है ना। एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, है ना, ये ST SC और PWD ESM को हम लोग का यहाँ पर फ़ी जो है वो नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम लोग फ़ी की बात कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सिटी स्टेट है ना। स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट हैं, है ना, उनके अंतर्गत एग्ज़ाम सिटी क्या क्या है ये है। अब रिजेक्शन है कि आपका फॉर्म किस किस कारण से रिजेक्शन हो सकता है। अगर एक एक करके हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या कारण से हम लोग का रिजेक्शन हो सकता है। तो पहला है हम लोग का नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कोई क्वालिफिकेशन आपका मैच नहीं करेगा। इनकम्प्लीट पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन
कोई अगर आपका आधा अधूरा भरा हुआ रहे, है ना, या एप्लीकेशन फ़ी कंप्लीट ना हो, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अगर आपका फ़ोटो धुंधला आता है, डॉक्यूमेंट धुंधला आता है, तो हम लोग का क्या होता है, ये सब जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसमें एग्ज़ाम का डेट कैसे है और क्या है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल पब्लिश वेबसाइट लेटर, है ना, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वेन्यू इसके लिए आप लोग को एडमिट कार्ड में ही दिया जाएगा, जो आपके वेबसाइट में www.gov.in इस पर जो है आपका मौजूद रहेगा। आप इसी पर क्या कर सकते हैं, क्लिक करके अपडेट होते रहिए, है ना, आपको वहीं से डाउनलोड होना पड़ेगा। और जब आप एग्ज़ाम के लिए आएँ तो वैलिड फ़ोटोग्राफ आईडी ले करके आइए, है ना, वो मैंडेटरी है। कहने का अर्थ है कि जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, है ना। अब कुछ कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिया गया है कि आप इस तरह के जब एग्ज़ाम में अपीयर होने आए या नेवी के एग्ज़ाम में अपीयर होने आए तो कोशिश कीजिए कि वैसी आइडेंटिटी को ले करके आइए जिसमें क्या हो, आप लोग का फ़ोटो हो, है ना। वैसी आइडेंटिटी कार्ड को मत लाइए जिसमें आपका फ़ोटो मैच जो है वो नहीं कर रहा है। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब ऐसी चीज़ को लाइए, है ना, जो क्या कर सकते हैं कि जिसमें आपका फ़ोटो बिल्कुल ही क्लियर हो, है ना। आप फ़ोटो वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोग को एग्ज़ाम लिखने के लिए दिया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार का है, कि यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए आप लोग के एग्ज़ाम है, पहला तो है स्क्रीन ऑफ एप्लीकेशंस, है ना, और इसमें आप लोग एलिजिबल क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये सब है, इसलिए आप इसको हमेशा देखते रहिए। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि जिसमें आएगा आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो 10 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का है। और आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसका ज्ञान का आकलन के लिए जो है वो 50 मार्क का है, 50 मार्क्स का है। अब हम लोग सिलेबस की अगर बात कर ले तो यहाँ सिलेबस है, आप लोग प्रिंट निकाल करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग का है। तो इस तरह से हम लोग लगभग इम्पॉर्टेंट चीज़ की से बात कर लिए हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो डॉक्यूमेंट में हम लोग को सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से करना है रनिंग स्क्रिप्ट में। इसमें हम लोग का जो है वो ब्लू पेन एप्लीकेंट का आप हम लोग का ये नहीं होता है, रिसीव नहीं होता है, इसलिए कोशिश करना है कि आप जो है वो ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करें साइन की जगह में। तो लगभग हम लोग उसके बारे में बात कर लिए, है ना। अब फिर से एक बार अगर हम लोग इसको रिमाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं रिमाइंडर में कि रिक्वायरमेंट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 में 2023 ये लास्ट डेट है ना। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन असिस्टेंट कैंडिडेट राइट टू कॉल अस, है ना। इसमें अगर आप किसी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं। शायद एक चीज़ जो है वो छूट गया है, तो उसके लिए आप अगर पे स्केल की हम लोग बात कर ले, शायद ये बिंदु छूट गया था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। इस पर एक बार डिस्कस कर ले थोड़ा सा कि ये जो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल के अंतर्गत आएगा। इसका पे स्केल है लेवल 6 का, जिसका स्टार्टिंग 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जाएगा, है ना। ये हम लोग का पे स्केल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, और जाने अनजाने में भूल चूक कुछ हो गई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, है ना। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग समय समय पर जो नए नोटिफिकेशंस हैं किसी भी जॉब रिलेटेड फील्ड के उसको आपको दे सके, है ना। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा हो सके। क्या है कि
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं होती है, काफ़ी कम समय रहता है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ मात्र 15 दिन हम लोग के पास समय है ना। और 15 दिन में ही अगर हम लोग, बहुत सारे लोगों को नई जानकारी मिलती है, लेट से जानकारी तो नहीं भर पाते, तो इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप जितना जल्दी तरक्की करें, हम लोग को उतनी ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।